इलीगल है। आपको भी पता है फ़ोन टैप करना और उसके बाद में उन क्लिप्स को वायरल करना। मुझे पता ही नहीं था इसमें क्या है। मैं क्राइम ब्रांच आप गए हैं, सबूत आपने सौंप दिए हैं, क्या क्या आपने क्राइम ब्रांच को दिया है? तो वो जो प्राइम एविडेंस था, जो पेन ड्राइव उन्होंने मुझे अपने हाथ से सौंपा था, उस पेन ड्राइव को कल मैंने जांच एजेंसियों को सौंप दिया। आपको तो ये भी निर्देश दिए गए थे आपके हिसाब से अशोक गहलोत की तरफ से कि आप इन्हें तुरंत प्रभाव से डिस्ट्रॉय भी कर दे, पेन ड्राइव को, लैपटॉप को। मंत्री भी स्वयं तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते ना। कोई ना कोई जो सिस्टम है सरकार का, उसी का तो दुरुपयोग हुआ है। इनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसे कैसे ये रास्ते से हटाते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे साथ भी कोई बड़ी घटना हो जाए। कि आपको पहले से अंदेशा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है? तो अगर मेरे कार्यालय में उन सबूतों को प्राप्त करने के लिए एसओजी की रेड डलवा सकते हैं तो आगे वो क्या नहीं कर सकते। तो अशोक गहलोत आपको क्यों इस मामले में फंसाना चाह रहे हैं आपके साथ? कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि इनकी छवि के ऊपर दाग कर ले या इनको कोई नेगेटिव इनकी मार्किंग हो गई। तो अशोक गहलोत ने रोकने की कोशिश नहीं की जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस मुद्दे को उठाया? लेकिन मैं दबने वाला नहीं हूँ। लोकेश शर्मा भजनलाल सरकार से सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। कल को कोई भी घटना घटित होती है। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। साल बदल गए, मौसम बदल गए, सरकार भी बदल गई, मगर राजस्थान फोन टैपिंग का किस्सा अभी तक सुलझ नहीं पाया है। इस केस की जो गुत्थी है वो लगातार उलझती जा रही है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा, इस मामले में 2 बार उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और अब कहा यह जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच को वो सबूत सौंप दिए हैं जिससे राजस्थान फोन टैपिंग केस में अहम जो मदद है वो दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिलने वाली है। दिल्ली क्राइम ब्रांच को क्या क्या सबूत सौंपे गए, उन सबूतों के अंदर क्या क्या है और इसके साथ ही ऑफिसर से क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ अब आगे इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई होनी है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ लोकेश शर्मा खुद मौजूद है। लोकेश जी, दिल्ली क्राइम ब्रांच आप गए बीती रात, ऑफिसर से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, पहली बात तो ये कि सिर्फ 2 बार ही नहीं गया मैं। 1 हफ्ते में दूसरी बार मुझे जाना पड़ा। इससे पहले मैं लगभग 5-6 बार क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शामिल हो चुका हूँ। आखिरी मेरी जो पूछताछ हुई थी वो अक्टूबर 2023 में हुई थी। तब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे और मैं उनका ओएसडी था। तो उस वक्त जो तत्कालीन पूछताछ हुई थी उसके बाद लगभग 11-12 महीने बाद मुझे वापस बुलाया गया और पिछले हफ्ते ही 25 सितंबर को मैं वहाँ गया। और चूंकि सारी चीज़ें बदल गई थी, अब से पहले जितने भी मैंने वहाँ बातें कही, जो कुछ भी मैंने वहाँ बताया, जो मुझसे पूछताछ की गई, उसका जवाब मैंने, जो मुझे यहाँ से निर्देश दिए जाते थे, मुख्यमंत्री जी मुझे जो कहते थे कहने के लिए, वही जाके मैंने वहाँ कहा। लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें बदल गई और इस पूरे मामले को मेरे सर पे मंड दिया गया, या कहते हैं ना कि इस सारे मामले का दोषी मुझे बनाया जाने लगा। अब ऐसी स्थिति में मेरे लिए आवश्यक हो गया कि मैं सच इस प्रदेश की जनता के सामने और जांच एजेंसियों के सामने रखूं। उसी कड़ी में मैंने 25 सितंबर को जब मैं वहां पूछताछ के लिए गया तो मैंने एक 7 पेज का रिटर्न में अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया। उसमें सिलसिलेवार मैंने पूरी घटना का ब्यौरा वहां प्रस्तुत किया कि 16 जुलाई 2020 को ये घटना घटित हुई थी। उस वक्त राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। एक ऐसा माहौल बन गया था कि सरकार अल्पमत में आ गई है और सरकार गिरने वाली है। ऐसे समय में वो कहते हैं ना, राजनीतिक भाषा में, अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की हुई थी। तो जो अशोक गहलोत जी के पक्ष के विधायक थे उन सबको भी होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था। तो उस बाड़ेबंदी के दौरान लगभग रोजाना स्वयं मुख्यमंत्री जी उन सबको संभालने, उनसे बातचीत करने की भी सब लोग ठीक हैं वहाँ आया करते थे। तो 16 जुलाई 2020 को भी वो सुबह वहाँ होटल फेयरमाउंट में थे और दोपहर के बाद लगभग 3 बजे के आसपास वो वहाँ से निकल गए थे। वो वहाँ से निकल के अपने निवास पहुँचे और लगभग आधे पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, उनका जो पीएसओ हैं उनके, रामनिवास जी, उनका मेरे पास कॉल आया कि मुख्यमंत्री जी आपको याद कर रहे हैं, आप तुरंत यहाँ पहुँचिए। तो मैं कूकस से और मुख्यमंत्री निवास पहुँचा, क्योंकि
डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, मुझे लगभग 1 से डेढ़ घंटा लगा। लोकेश इस जी, दरमियान आपको कई बीच बार में इंटरप्ट कर रही हूँ। ये सब बातें हमने पहले भी कर चुके हैं और मेरे ख्याल से जो जनता है उन्हें ये पूरा किस्सा पता है। अब मैं आपसे आगे, क्योंकि आप एक हफ्ते में 2 बार आप दिल्ली हो आए, क्राइम ब्रांच आप गए हैं, सबूत आपने सौंप दिए हैं। क्या क्या आपने क्राइम ब्रांच को दिया है और अब आगे क्या इस मामले में होने वाला है? देखिए, जो घटना घटित हुई, मैंने कई बार ये कहा कि सीधे तौर पर फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। जी। मुझे एक पेन ड्राइव दिया गया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी निवास पर यानी मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर मुझे वो पेन ड्राइव दिया। जी। उस पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप्स थे, जो मुझे सर्कुलेट करने के लिए कहे गए थे कि आप इनको मीडिया को भेज दीजिए। तो वो जो प्राइम एविडेंस था, जो पेन ड्राइव उन्होंने मुझे अपने हाथ से सौंपा था, उस पेन ड्राइव को कल मैंने जांच एजेंसियों को सौंप दिया कि यही वो पेन ड्राइव है। जो सवाल बार-बार आप लोगों का रहता है मुझसे कि आपके पास ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आए, उसका मैंने जवाब दिया कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेन ड्राइव मुझे दिया, उसमें ऑडियो क्लिप्स थे और वो पेन ड्राइव ये है, जो मैंने उन्हें कल सौंप दिया। अब उस पेन ड्राइव के माध्यम से मैंने उन ऑडियो क्लिप्स को लैपटॉप पे लिया और लैपटॉप से अपने मोबाइल डिवाइस पर लेकर ही मैंने आप सभी लोगों को, जो मीडिया के साथी हैं, उन्हें मैंने शेयर किया। तो वो दोनों डिवाइसेस भी, लैपटॉप और वो मोबाइल फ़ोन, जिससे मैंने सभी को वो ऑडियो क्लिप्स व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेट की थी, वो दोनों डिवाइसेस भी मैंने एज ए प्राइम एविडेंस जांच एजेंसीज को हैंडओवर कर दिए हैं। लेकिन लोकेश जी, इससे ये कैसे प्रूफ होगा कि वो जो ऑडियो क्लिप्स थी वो अशोक गहलोत ने ही आपको दिए हैं? देखिए, ये तो जब समय आएगा तो उन चीज़ों का भी हम खुलासा करेंगे, लेकिन अभी तो जांच एजेंसीज़ को जो मैंने जो भी घटना बताई थी, उसके लिए जो तथ्य दिए जाने चाहिए थे, जो सबूत दिए जाने चाहिए थे, वो मैंने उन्हें सौंप दिए हैं। लेकिन ये कहना, देखिए, सीधे तौर पर हर व्यक्ति प्रदेश का या देश का इस बात को समझता है कि मेरा क्षेत्राधिकार ही नहीं है कि मैं किसी का फ़ोन टेप कर सकूँ। दूसरा, अगर मेरे पास ऑडियो क्लिप्स आई हैं, तो कहीं से तो आई होंगी ना, किसी ने तो मुझे दी होंगी। उसका जवाब मैंने दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने मुझे दी, क्योंकि राजनीतिक फ़ायदा तो उन्हें ही होने वाला था। सरकार उनकी बचनी थी, 5 साल मुख्यमंत्री उनको बने रहना था। तो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने वो सारे जो ऑडियो क्लिप्स थे, वो मुझसे शेयर करवाए और मुझे जो निर्देश दिए जाएँगे, मैं उनकी अनुपालना ही करूँगा, क्योंकि मैं उनका मीडिया देखता हूँ। लेकिन लोकेश जी, ये इलीगल है, आपको भी पता है, फोन टैप करना और उसके बाद में उन क्लिप्स को वायरल करना। तो आपने उस वक्त पे ये काम किया क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत ने आपको कहा? मुझे पता ही नहीं था इसमें क्या है। मुझे सिर्फ पेन ड्राइव दिया गया और ये कहा कि इसको इमीडिएटली मीडिया को सर्कुलेट कर दो। चूँकि डे टू डे की एक्टिविटीज़ में मेरा काम मीडिया को इन्फॉर्मेशन देना ही था। जी। मैं उसी ज़िम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था कि मुझे रोज़ मीडिया को जो भी जानकारी मुख्यमंत्री जी से संबंधित है या जो मुझे निर्देश दिए जाएँगे, मैं उन्हें आगे सर्कुलेट करूँगा। अब वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो या प्रेस नोट जारी करने की बात हो या कोई भी सूचना जो मुख्यमंत्री जी से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, जो मुझे कही जाती थी, मैं उन्हें शेयर करता था। तो जब मुझे निर्देश मिले कि आप इन्हें आगे शेयर कर दो मीडिया को, तो मैं क्यों पूछने वाला कि इसमें क्या लोकेश जी, है? आपको तो ये भी निर्देश दिए गए थे आपके हिसाब से अशोक गहलोत की तरफ से कि आप इन्हें तुरंत प्रभाव से डिस्ट्रॉय भी कर दे, पेन ड्राइव को, लैपटॉप को, बट आपने ऐसा किया नहीं। देखिए, तुरंत प्रभाव से करने के लिए मुझे नहीं कहा। ठीक है। ये घटना तब घटित हुई जब मेरे खिलाफ 2021 में दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई। जी। एफआईआर दर्ज होने के बाद मुझे लगता है इन सबको चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई सबूत जांच एजेंसीज को हाथ में लग जाए और हमारा जो सच है वो देश की और प्रदेश की जनता के समक्ष आ जाए। तब मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर निर्देश दिए कि जितने भी सबूत हैं, चाहे वो पेन ड्राइव है, लैपटॉप है या फ़ोन है, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। और मुझे प्रेशराइज़ किया गया कि आप इन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। तो मैंने उस वक्त उन्हें कहा कि हाँ, मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन चूंकि जिस तरीके का नेचर रहा है, जो मैंने इनको हमेशा बहुत नज़दीक से जाना है, समझा है, तो मुझे इस बात का अंदेशा हमेशा से रहा है कि ये अपने विरोधियों को या इनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसे कैसे ये रास्ते से हटाते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे साथ भी कोई बड़ी घटना हो जाए। तो अपने बचाव के लिए मैंने वो सबूत उनके कहने पर भी नष्ट नहीं किए। लेकिन लोकेश शर्मा, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी रहे, कहा यह भी जाता था कि पूरे ईमानदार और निष्ठावान अशोक गहलोत के प्रति उन्हें ऐसा क्या डर सताया कि उन्होंने अशोक गहलोत के कहने पर भी कथित रूप से, जो कि आपने दावा किया है, वो जो सबूत थे वो डिस्ट्रॉय नहीं किया? आपको पहले से अंदेशा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है? इसकी शुरुआत हुई जब उन सबूतों को प्राप्त करने के लिए मेरे इस कार्यालय में एसओजी की रेड डलवाई।
भरोसा तो दोनों तरफ से होता है ना। जी जब जिस व्यक्ति ने मुझे ये कह रखा था कि चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, आप चिंता मत करना। जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ आपके सर पे हो, उनका संरक्षण आपको पूरे तरीके से मिला हुआ हो, तो कौन व्यक्ति है जो डरेगा? क्या- लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने ओएसडी के लिए, जिसकी आप अभी जिनके लिए कह रहे हैं कि आप इतने नज़दीक रहे, उसके बावजूद अगर मेरे कार्यालय में उन सबूतों को प्राप्त करने के लिए एसओजी की रेड डलवा सकते हैं, तो आगे वो क्या नहीं कर सकते? सिस्टम पूरा उनके हाथ में है, पुलिस उनके पास, एसीबी उनके पास, एसओजी उनके पास, गृह मंत्री भी वही, मुख्यमंत्री भी वही, तो वो क्या क्या नहीं करवा सकते। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए मुझे इन चीज़ों को सुरक्षित रखना बार चाहिए। बार कह रहे हैं अपने बचाव के लिए, मैंने अपने संरक्षण के लिए ये सब किया, तो अशोक गहलोत आपको क्यों इस मामले में फंसाना चाह रहे हैं आपके हिसाब से? जिस व्यक्ति की 40 साल की राजनीति हो इस प्रदेश की, और अगर उनकी छवि पे कोई डेंट लगने वाला हो, कहते हैं ना कि हर व्यक्ति अपनी इमेज को सबसे बड़ा मानता है, और सीधे तौर पर जो राजनीति करता है वो अपनी स्वच्छ छवि को लेके चलना चाहता है। और अशोक गहलोत जी के लिए तो ये प्रचलित है कि बहुत ही साफ, सौम्य और कहते हैं कि शालीन छवि के व्यक्ति हैं। ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि इनकी छवि के ऊपर दाग लगे या इनको कोई नेगेटिव इनकी मार्किंग हो कहीं पे भी। तो उस सब से बचने के लिए सीधा और कौन बकरा बनता उनके लिए, इसलिए वो सारा दोष मेरे सर पे मढ़ा जा रहा था। तो कहते हैं ना कि कई बार ये इंट्यूशन हो जाता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो उसी इंट्यूशन की देन है कि मैंने अपने बचाव के लिए उन सबूतों को अपने पास सुरक्षित रखा। और यही वजह है कि आप सभी लोग आज मेरी बात को सुन रहे हो। अगर मेरे पास सबूत नहीं होते तो जांच एजेंसीज को जाके मैं क्या कहता, क्या उन्हें बताता कि ये पेन ड्राइव कहाँ से आया, किसने मुझे दिया और मेरा किस तरीके से उपयोग किया। तो जब मैंने वो बचा के रखे तभी तो जाके दे के आ पाया, अन्यथा तो मुझे भी किसी ना किसी तरीके से कुछ भी किया जा सकता था। जब देश में कई तरह के राजनेता, अधिकारी और कई मामलों में उनको जेल हो जाती है, अब बाद में जांच चलती रहती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा लोकेश जी, आपको अशोक गहलोत ने रोकने की कोशिश नहीं की जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस मुद्दे को उठाया मीडिया के सामने, जनता के सामने? उनकी तरफ से आपसे कोई बातचीत हुई? देखिए, उनके कई लोगों के मेरे पास में फ़ोन आए जो उनके इर्द-गिर्द रहते हैं, उनके आस-पास रहते हैं, बहुत से लोगों के फ़ोन आए। तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया कि ये बात तो आपको उनसे भी करनी चाहिए, जब आप उनकी तरफ से मुझसे बात कर रहे हो, तो मेरी तरफ से भी करनी चाहिए कि ये एक तरफ़ा नहीं है। जी ये जो भरोसा है, ये एक तरफ़ा नहीं है। आप किसी को सिर्फ़ उपयोग में लेके छोड़ देंगे और ये सोचेंगे कि अब ये बचेगा नहीं, तो मुझे लगता है कि ये भ्रांति अब उनकी दूर हो गई होगी कि लोकेश शर्मा उनके उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आ गया। जी। अच्छा, अभी आपने सबूत सौंप दिए, अब क्या लगता है कि आपको राहत मिलेगी? देखिए, राहत मिलना नहीं मिलना एक अलग बात है। मेरे ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन ये लग रहा था कि मैंने फ़ोन टेप किए हैं जी और मैंने उसको इल्लीगल तरीके से इंटरसेप्ट करके और सर्कुलेट किया है। जी तो मैंने ये स्पष्ट बता दिया कि मुझे कहाँ से मिले, ऑडियो क्लिप्स कहाँ से मिले। तो अब आगे का काम जांच एजेंसीज का है। जब मैंने उस व्यक्ति का नाम बता दिया कि किसने मुझे दिए हैं, कौन कौन अधिकारी थे, किस तरीके का सिस्टम होता है, अब उस पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स थी वो लीगली इंटरसेप्टेड थी या इलीगली थी, इसकी जानकारी तो स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही देंगे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। वही ये बता पाएंगे ना कि उनके पास उस ऑडियो क्लिप को पेन ड्राइव में डालकर किसने दिया। भाई मुझे उन्होंने दिया, ये मैंने बता दिया। तो आगे की जांच अब उनसे की जानी चाहिए, संबंधित जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जानी चाहिए ताकि ये जांच आगे बढ़े और किसी निर्णय पर पहुंचे। आप जिन अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं उनके नाम एक बार बता सकते हैं? मैंने किसी आरोप इस तरीके का नहीं लगाया। मैंने ये कहा कि फ़ोन टेपिंग जैसा काम अगर कोई कहते हैं ना कि सर्विलांस पे किसी के मोबाइल को लिया हुआ है या इंटरसेप्शन जैसी कोई एक्टिविटी होती है, तो वो गृह मंत्री, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, जी इंटेलिजेंस के जो होते हैं लोग उनको जानकारी होती है और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के पीएससीएम उनको जानकारी होती है। तो तमाम लोगों का एक सिस्टम होता है, यानी एक रूल्स रेगुलेशंस के तहत अनुमति प्रदान की जाती है कि इन इन लोगों के फ़ोन्स को हमें सर्विलांस पे लेना है। तो ये अगर घटना कहते हैं कि इलीगल है तो ये तमाम लोग उसमें दोषी हैं, वही बताएंगे। ये एक सिस्टम के तहत ही तो होती है। भाई मुख्यमंत्री भी स्वयं तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते ना, कोई ना कोई जो सिस्टम है सरकार का उसी का तो दुरुपयोग हुआ है, जी उसी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। तो उसमें जितने लोग शामिल हैं वो सभी शामिल हैं। तो तत्कालीन जो अधिकारी थे, चाहे डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी हैं और कहते हैं कि
जो पीएस-सीएम है वो तमाम लोगों को जानकारी थी और वो सब लोगों को पता है इस चीज़ का। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि लोकेश शर्मा की बीजेपी से बातचीत चल रही है, बीजेपी के कई नेताओं मंत्रियों से, और शायद वो सरकारी गवाह भी बन सकते हैं इस मामले में। देखिए, ये पूरी तरह से अफ़वाहें हैं कि मैं बीजेपी के संपर्क में हूँ या बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों से मेरी इस संबंध में कोई बातचीत हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम से ना तो भारतीय जनता पार्टी का, ना कांग्रेस के किसी नेता का कोई लेना-देना है। ये एक तरीके से मेरा मामला हो गया है स्वयं का, जब मुझे पूरे तरीके से फँसाया जा रहा है या मुझे लग रहा है कि अब मेरे अलावा कोई इसमें है ही नहीं, सिर्फ़ मैं ही फँस रहा हूँ और जो काम मैंने किया ही नहीं, उसकी सज़ा या उसके लिए प्रताड़ना मैं और मेरा परिवार क्यों बर्दाश्त करे? तो मैंने वो सच सबके सामने उजागर किया है। तो ये सिर्फ़ कोरी अफ़वाहें फैलाई जाती हैं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ या बीजेपी के लोगों से मैं संपर्क में और उनके कहने से कर रहा हूँ। मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है और मैं दबाव बर्दाश्त भी नहीं करता हूँ। दबाव में ही होता तो जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप ये सारे सबूतों को नष्ट कर दो, तो मैं तब भी कर देता। लेकिन मैं दबने वाला नहीं हूँ। लोकेश शर्मा भजनलाल सरकार से सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें उनके परिवार को खतरा है। किसी से किसी प्रकार की धमकी मिल रही है आपको? देखिए, धमकियाँ तो लगातार मुझे तब से मिल रही हैं जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद जब भी मैं जांच के लिए पूछताछ में शामिल होने जाता हूं, तब भी कई तरह की धमकियां मुझे मिलती हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप जानते हैं कि लोगों के कैसे-कैसे कमेंट्स आते हैं, कैसे-कैसे आपको वो रिएक्ट करते हैं, मैसेज के थ्रू भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। हालांकि मैंने ये जानकारी पिछली पूछताछ में दिल्ली क्राइम ब्रांच को ज़रूर लिखित में ये दे दी थी कि मुझे और मेरे परिवार को जब मैंने ये स्टेटमेंट दर्ज करवा दिया, तो मैं उन सबकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। तो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आपसे आग्रह है। तो मैंने अपना काम कर दिया, अब उसे आगे वो किस रूप में लेते हैं, नहीं लेते हैं, ये उनके ऊपर तो निर्भर अभी करता है। मुहैया कराई गई किसी प्रकार की सुरक्षा? नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है। चाहे वो अ, कोर्ट के माध्यम से हो, दिल्ली पुलिस के माध्यम से हो या राजस्थान सरकार के माध्यम से हो, मुझे लगता है कि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद तो मुझे निश्चित रूप से स्वयं की और अपने परिवार की सुरक्षा तो की आपने चिंता जयपुर में रहेगी। एफआईआर क्यों नहीं करवाई? नहीं, एफआईआर तो मुझे क्यों करवानी है? पूरा का पूरा घटनाक्रम सबको पता है नहीं, कि धमकी के मामले नहीं, में। धमकी के मामले में ये तो अब आती रहती हैं। राजनीतिक लोगों को इस तरीके की धमकियाँ मिलती रहती हैं कि अरे आपने इसके बारे में ये क्यों कह दिया। जी। बहुत से उनके जो समर्थक हैं, कुछ जाति विशेष के लोग होते हैं, कुछ अलग तरह के लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि भई हमारे नेता की छवि को कहीं न कहीं डेंट लग रहा है, तो वो अंधभक्त जो हैं तरह-तरह की धमकियाँ देते हैं। जी। तो राजनीतिक लोगों को इन धमकियों से फ़र्क पड़ता नहीं है। मैंने सिर्फ़ जानकारी के लिए कि कल को कोई भी घटना घटित होती है मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ, तो उसके लिए सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज़िम्मेदार होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत आरोप मुक्त हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, संजीवनी वाला जो मामला था, आपको ध्यान होगा कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी मैंने ये विषय उठाया था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक़्त में भी पूरा कार्यक्रम प्रायोजित था। संजीवनी मामले में भी जो लोग घोटाले जिनके साथ हुए थे या जो लोग पीड़ित थे, उनको मुख्यमंत्री निवास पर बुलाकर उनके वीडियोज़ बनाए जाते थे और उनको वायरल करवाया जाता था ताकि जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, तत्कालीन जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उनकी छवि को खराब किया जा सके। उनको कहीं न कहीं जो उनके ऊपर आरोप इस तरीके के लगा कि भई इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, तो कहते हैं ना सच तो सामने आता ही आता है। तो उनसे संबंधित सच भी सबके सामने आया जी। और अब ये जो फ़ोन टेपिंग का सच है, ये भी मैं प्रदेश की और देश की जनता के समक्ष लेके आया हूँ। जाँच एजेंसीज़ को मैंने सारी सच्चाई मैं सबूतों के बता दी है। अब आगे का काम उनका है। लगता है आपको कि आपके हिसाब से जो सच है वो होगा, न्याय मिलेगा इस मामले में? बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली पुलिस तेज़ी से जाँच कर रही है। 1 हफ़्ते में 2 बार बुलाने का मतलब ही ये है कि वो इस जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि अगर मैंने जिस-जिसका नाम लिया है, जो सबूत मैंने दिए हैं, उनके आधार पर जिस-जिस व्यक्ति के बारे में मैंने बताया है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए और पूछताछ के बाद ही वो आगे किसी निर्णय पे पहुँच पाएँगे। तो अब ये जाँच एजेंसीज़ तय करेंगी कि उन्हें करना क्या है। जी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को आपने सुना। राजस्थान फोन टैपिंग केस अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले को लेकर अपनी जांच तेज कर दी है। तो वहीं लोकेश शर्मा ने जो सबूत है
वो दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिए हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि एक पेन ड्राइव, एक लैपटॉप और एक फ़ोन डिवाइस, मोबाइल फ़ोन का जो डिवाइस है वो इन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। देखना ये रहेगा कि अब क्या कुछ इस मामले में नया अपडेट सामने आता है। लोकेश शर्मा के बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।